स्क्रीन आ रही है सबके पास? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सबके पास? यस सर। ठीक है। देखिए, मैंने कल बताया था आप लोगों को, जैसे क्या होता है कि अगर कोई कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इसके लिए बताया था ए एक्स कैपिटल में लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, सबसे पहले ये हम इस फॉर्मेट में हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं। किस फॉर्मेट में होती है? हमारी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती हैं हमारी। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है आपकी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, इस तरीके से आपकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है। अगर जो है दो केस बनते हैं इसमें, देख लीजिए इसमें क्या बनते हैं, दो केस हमने बताए थे। अगर जो है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी होता है, तो क्या होता है, और दूसरा रैंक ऑफ ए अगर जो है नॉट इक्वल टू होगा रैंक ऑफ सी। ठीक है, अगर जो है दोनों इक्वल होते हैं, ए और सी रैंक में, ए और सी रैंक दोनों सेम होती है, तो फिर क्या होगा, उस केस में भी दो जो हैं, दो केसेस बन रहे थे। अगर जो है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है ही, लेकिन और इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स हैं, तो ठीक है, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है, सेकंड केस है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी एंड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। देन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे। और सेकंड केस क्या हमने बताया है, सेकंड केस इस ये होगा अगर जो है रैंक ए और रैंक सी दोनों इक्वल नहीं होगी, तो इसमें जो है नो सॉल्यूशन। देन जो है कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब जो सिस्टम है हमारा जो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसको जो है हम एक एग्जांपल से देखते हैं। चलिए एक हम जो है एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारी इक्वेशन से होंगी x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 एंड 3x1 प्लस x2 माइनस 2x2 x3 इक्वल टू 1 और 4x1 माइनस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू 3 एंड 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 4। ये है हमारी, ये है सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। क्या है, ये है हमारी सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी होती हैं, वो भी किस फॉर्मेट में, C इक्वल टू ए बी, इस फॉर्मेट में हमारी होगी। और आपकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती हैं, इक्वेशन होती हैं ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है,
तो सबसे पहले ए की वैल्यूज लिख लेंगे। ए क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। ए क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। जैसे सबसे पहले हम ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए क्या होंगे? x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट एंड x3 का कोफिशिएंट। देन यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट, x2 का, x3 का, इसी तरीके से सारे जो हैं सारे कोफिशिएंट हम लिख लेंगे। तो 1 2 1 3 1 -2 4 -3 -1 2 +4 +2, ठीक है। देन बी क्या है? ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है ये बी होगा। बी चलिए लिख लेते हैं 2 1 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका सी हो गया, ठीक है। इस दोनों को थोड़ा सा गैप में लिखेंगे, थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे ए और सी के बीच में, जिससे आपको पता चलता रहे कि ए का पार्ट कितना है और सी का पार्ट कौन सा है, ठीक है। देन आपका क्या काम है? फिर है आपका काम है रैंक फाइंड आउट करना, ठीक है। क्या काम है? रैंक निकालना। अगर आप जो है कंप्लीट सी की रैंक निकाल लीजिए तो एक ए की रैंक तो इससे मालूम हो ही जाएगी। रैंक फाइंड आउट करने का सबसे आसान मेथड बताया था, डायगोनल के नीचे के पार्ट्स जो है आप 0 बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। डायगोनल है हमारा, रैंक कैसे निकालते हैं? डायगोनल के पार्ट जो ये हो गया हमारा डायगोनल, और आपको जो है इसको 0 करना है, इसको 0, ये और ये, ठीक है। इन जो है इतने एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। फिर आपकी जो है फिर हम चेक करेंगे नॉन जीरो रोज कितनी है, वही हमारी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसके लिए होगा R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 - 3R1, ठीक, ये हो जाएगा। और इसके लिए हो जाएगा R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R3 - 4R1, ठीक, ये हो जाएगा। और इसके लिए R4 इक्वल टू हो जाएगा R4 - 2R1, ठीक, ये 2R1। चलिए इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है हमारी 1 1 1 2, ये तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे तो ये सारे 0 ही हो गए, सबको मालूम है। देन अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 1 इसके लिए यहाँ पे क्या हो प्लेस 1 - 3R1 मतलब 6 क्या होगा? -5, ठीक है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स जो है हम उसी हिसाब से माइनस करके लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी -5 देन यहाँ पे 11 -5 एंड यहाँ पर आपका 0 0 0, ये हो गया रिजल्ट, ठीक है, ये आया। अब देख लीजिए अब क्या हुआ, कुछ तो हमारे 0 बन गए, मैक्सिमम हमारे क्या हो गए? 0 बन गए। अब जो है केवल डायगोनल के नीचे का पार्ट केवल ये 0 बचा हुआ है, ठीक है, केवल ये 0 बचा हुआ है। तो इसको भी हम 0 बना लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम 0 बना लेते हैं। और एक काम करते हैं, ये देख लीजिए सारे -5 है ना, तो इनको क्या करते हैं? -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो सारे को तो R2 हो जाए, वो करते हैं हम R2 इक्वल टू -5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसमें तो हो जाएगा 1 1 1 2 और ये हो जाएगा 0 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं, तो वही सेम चीज़ रहेगी, -5 0 0 0 0 0।
ये हो गया। फिर इसके बाद हमको ये जीरो बनाना था, टारगेट ये जीरो को ये जीरो करने का था, ठीक है। तो R3 माइनस 11 R, ये माइनस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस में, तो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे डिवाइड करके, ठीक। देन क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इसका, 1 2 1 0 1 1 0 0 6 6 और 0 0 0 ये हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको डिवाइडेड बाई 6 भी कर सकते हो, नहीं करना हो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी आई हैं, फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो रो एंड थर्ड नॉन जीरो रो। इसका मतलब इस पूरे सी का रैंक क्या आया है, 3। रैंक ऑफ सी क्या है, 3, ठीक। रैंक ऑफ सी है 3 और रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए है हमारी, ए का पार्ट हमें मालूम है, ए का पार्ट इतना है, तो इसमें कितनी नॉन जीरोस हैं, इसमें कितनी नॉन जीरो हैं, इसमें भी 3 नॉन जीरो रो हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट ये, सेकंड ये तो, और ये वाली तो लास्ट जीरो है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी यानी कि रैंक ऑफ ए इज आल्सो रैंक 3, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, यस दिस इज करेक्ट। तो हमारा जो है ये देख लीजिए क्या होगा, दो केस में ये वाला इस केस की ओर हम नहीं जाएंगे, ये केस इस क्वेश्चन के लिए फिट बैठता रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब जो है हमें देखना है कि एक चीज़ और भी, ट्री के एक और नीचे था कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ अननोन आपके 3 हैं, 1 अननोन, 2 अननोन एंड 3 अननोन, ठीक। तो इसमें कितने अननोन हैं, 3 अननोन, ये भी 3 है, सॉरी, नंबर ऑफ अननोन से 3, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने जो है इक्वल टू के लिए क्या बताया था, ये जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो यूनिक सोल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन निकल के आएगा और हमको इसको सॉल्व करने से आगे यूनिक सोल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख भी लेते हैं कि कैसे होगा। सिस्टम जो है हमारा, पहला चीज़ हमारा तो कंसिस्टेंट है, यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो सोल्यूशन निकल के आएंगे वो जो है यूनिक होंगे, ठीक है। और क्या करना था, ठीक है। चलिए अब हम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में कर लेते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स इस फॉर्म में थी ax एंड इक्वल टू b, इस फॉर्मेट में हम इसको फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, 1 2 1 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0, ठीक। x1 x2 x3 इक्वल टू 2 1 1 0, ठीक। तो हमारी इक्वेशंस फिर क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी इसके बाद, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, देन x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप लोग सभी की x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
x2 की x3 की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, आपने निकाल ही लिया यहाँ से, ठीक है, ये ऑलरेडी है ही। तो x2 की कैसे निकालेंगे, x2 इक्वल टू हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 माइनस 1, इसका मतलब 0, x2 हो जाएगा 0, ठीक है, सेकंड वैल्यू निकल आई। अब यही से दोनों चीज़ जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो x1 इक्वल टू 0 प्लस 3 कितना है 1, ये है 2, ठीक है। तो x1 हो जाएगा आपका 1, x1 हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, बस यही करना था आपको इसी क्वेश्चन में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया सबको ये? जी सर। और एक चलिए आप लोग जो है एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे अपने मन से, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 11, x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 15, और 3x प्लस 11y प्लस 13z, ये 7z है, 72 में मत कंसीडर करना, ये 4z है, ठीक है, 13 और ये इक्वल टू इक्वल टू 25। ये 3 क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन है इफ फाउंड कंसिस्टेंट सॉल्व इट। क्योंकि जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगी इक्वेशन तब तक आपको भी मालूम है कि सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले इसमें कंसिस्टेंसी आप लोग फाइंड करेंगे। कंसिस्टेंसी मालूम है कैसे सॉल्व निकाली जाती है, सी जो है सी का मैट्रिक, सबसे पहले आप रैंक ऑफ सी निकालेंगे, फिर उसको जो है रैंक ऑफ ए से कंपेयर करेंगे, और फिर जो है कंपेयर करोगे किसके साथ, नंबर ऑफ अननोन से, ठीक। अननोन तो 3 है, आपको मालूम ही है। फर्स्ट अननोन x, सेकेंड अननोन y, थर्ड अननोन g, ठीक है। ये 3 अननोन है, ये तो मालूम ही है। और आपको जो है केवल ये निकालना है कि रैंक निकालनी है सी मैट्रिक्स की और ए की, ठीक है। अगर फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अगर कंसिस्टेंट होती हैं तभी सॉल्व करेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं होता है तो सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब आपको मालूम है कि क्या होता है, ये सोल्यूशन नॉट फाउंड, तो सॉल्व भी आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, एक्स वाई एंड जी की वैल्यू कितनी आई सभी की। देन इसके बाद है आपका, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत ही सिंपल था कि आपको जो है कंसिस्टेंसी फाइंड करना है, बस आपका जो है आंसर निकाल लेना है। इसमें केवल जो है अभी तक क्या करते थे, केवल कंसिस्टेंसी फाइंड करना था और जो है इक्वेशन निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है उसके आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है फाइंड फॉर what values of lambda and mu the system of linear equations। ठीक है, क्वेश्चन है लीनियर क्वेश्चन है आपकी x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 5 जी इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जी इक्वल टू म्यू। ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, आपको जो है लैम्डा की वैल्यूज और लैम्डा की वैल्यूज एंड सॉरी ये लैम्डा नहीं है, ये लैम्डा की वैल्यूज और म्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इफ it has unique solution, सेकंड केस क्या है, नो सॉल्यूशन, एंड थर्ड केस क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इन तीन केस के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तीन अलग अलग केसेस हैं, उसके लिए आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, फिर जो है देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मेथड वही है, सेम मेथड है, कोई मेथड चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी मेथड हमने दूसरा मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, वही सेम मेथड जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से होती हैं, AX इक्वल टू B इस फॉर्मेट में ऑलरेडी होती हैं। फिर जो है आप एगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लीजिए। एगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब C A एंड B इस फॉर्मेट में, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। क्या होंगी, 1 1 1, इसके कॉफिशिएंट हमें लिखने हैं, A के कॉफिशिएंट और B की वैल्यू सारी 1 2 5 2 3 लैम्डा। देख लीजिए यहाँ पे ये लास्ट में G का कॉफिशिएंट क्या है, लैम्डा ही है। ठीक है, तो लैम्डा देन और B की क्या वैल्यू हमने दी गई है, 6 10 एंड म्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा C। ठीक, अब फिर वही सेम रूल, आपको जो है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सबको जीरो करना है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं आपके, इसमें डायगोनल एलिमेंट है आपके, ये है डायगोनल, ये ना, अच्छा इसमें 4 है तो यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, इसके नीचे के हम सारे जीरो करने की कोशिश करेंगे, यानी पहले इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे और इसको भी जीरो करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। तो इसको तो जीरो करेंगे, सब सिंपल सा R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 करने से ही हो जाएगा। इसको R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1। ठीक, ये दो ऑपरेशन करने से, दो ट्रांसफॉर्मेशन करने से आपका ये दोनों वैल्यूज़ तो जीरो हो जाएंगी। चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट वैल्यू तो वही लिख लेते हैं जो गिवन है, 1 1 1 एंड 6, देन ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1,
5 माइनस 1 4, 10, 10 माइनस 6 क्या होगा, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पे तो क्या होगा 3 माइनस 2r1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या होगा, ये है लैम्डा, लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा माइनस 2 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा म्यू माइनस 12, ठीक, R2 है तो 6 इंटू 2 12, ठीक, ये हो गया, ये चलिए हो गया। अब क्या काम है, इस टर्म को जीरो करना है हमें। चलिए इस टर्म को जीरो करने के लिए R3 माइनस R3 इक्वल टू हो जाएगा R3 माइनस R2, ये करना पड़ेगा हमें। तो चलिए करते हैं ये। तो पहली की वैल्यूज तो अनचेंज होंगी, तो वही 1 1 1 6 एंड 0 1 4 एंड 4 देन 0 0, ये तो 0 हो गया। देन जो है इसके बाद क्या होगा, लैम्डा माइनस 2 है तो उसमें जो है माइनस कितना करेंगे, माइनस R2 करेंगे तो लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस 16, ठीक, ये हो गया आपका। बस अब ये हो गया। अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब इसी के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले केस क्या है, अब इसी को जो है हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, A इक्वल टू C, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। एंड इसमें अननोन कितने हैं, अननोन है हमारे 3। तो ये केस कब होगा, ये केस के लिए क्या बताया है, क्या होगा, ये केस तब होगा जब हमारा जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, तब ये जो है हम ये पर्टिकुलर केस यूज करेंगे, ठीक है। और ये कब होगा, जब ये दोनों नॉन जीरो होंगे, ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो का मतलब लैम्डा इक्वल टू 6 तो नहीं होगा, ठीक है। कब होगा, लैम्डा इक्वल टू 6 तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी आप वैल्यू रख लीजिए, तभी ये दोनों नॉन जीरो होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए क्या सोल्यूशन होगा, इफ दिस देन लैम्डा इज 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो होगा, तभी तो होगा ये। एंड म्यू इज माइनस 16 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करिए, तभी आपका जो है यूनिक सोल्यूशन फाइंड निकलेगा। यूनिक सोल्यूशन किस केस में आएगा, जब जो है लैम्डा और 6 म्यू की वैल्यू 6 एंड 16 नहीं होगी, तो आप जो है यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 16, ठीक है। फर्स्ट केस आपका सॉल्व हो गया। सेकंड केस क्या है, कंसिस्टेंट हो लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या केस है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या केस है, C इक्वल टू A, सॉरी रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू अननोन, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। ये जब जो है ये नहीं होगा तभी ये केस हो सकता है, ठीक है। तो कब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी,
ये कंडीशन तभी हमारी, अननोन तो 3 ही है, ये तो हमें पता ही है। अननोन कितने हैं? 3 ही हैं, उसमें हम कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको जो है इसको इक्वल नहीं रखना है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ कम कर देना है। ठीक है, यानी इसको जो है 0 कर देना है, इसको भी 0 कर देना है, यानी कि जब इसकी रैंक 2 आएगी, रैंक ऑफ ए इजकल टू 2, रैंक ऑफ सी इजकल टू 2 एंड रैंक ऑफ ए आल्सो इक्वल टू 2। ठीक है, किस केस में होगा? जब इजकल टू 0 एंड म्यू ये इजकल टू 6 0। ठीक है, तभी ये दूसरा केस जो है हमारा फुलफिल होगा। यानी कि क्या होगा? जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो रैंक हो जाएगी 2, ए की और सी की दोनों की। ठीक है, देन तो रैंक ऑफ, देन म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, और म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16। ये हो गया किस केस में? जब हमारा जो है सेकेंड केस हो, नंबर ऑफ सेकेंड केस कब के लिए क्या था? अन इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या था? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट के लिए था सी तो हो इक्वल और ए के इक्वल हो, लेकिन जो है ये ना हो, नंबर ऑफ अननोन्स। ये केस के लिए था हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, क्या था? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और दूसरा चीज क्या था? नो सोल्यूशन। एक केस था नो सोल्यूशन, नो कोई नहीं सोल्यूशन। कोई नहीं सोल्यूशन के लिए क्या था? रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक, इनफाइनाइट के लिए, ये नो सोल्यूशन के लिए केस था जब जो है रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ सी दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये किस केस में होगा? या तो आप इसको 2 कर दीजिए, या इसको 3 कर दीजिए, या इसको 3 कर दीजिए, या इसको 2 कर दीजिए, दोनों सेम मत करिए। तब फिर जो है, चलिए एक को 0 कर देते हैं। क्या निकाल के आए थे हम लोग? लैम्डा -6, इसको 0 कर देते हैं, और जो है म्यू -16 इज नॉट इक्वल टू 16, सॉरी 0। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 6 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 16। इस केस में जो है आपका इनफाइनाइट, सॉरी नो सोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, नो सोल्यूशन इस केस में पर्टिकुलर निकल के आएगा आपका। ठीक है, और ठीक है, ये समझ गए आप लोग? तीनों केस में अलग अलग सॉल्व करना, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालना सीख गए। निकाल लेंगे आप लोग। आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिलता जुलता ही। फिर आते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, वो चलिए इसको बाद में बताते हैं। फिर एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 6g इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 6g माइनस 5t, t है ये, ठीक है, इक्वल टू 3, y माइनस 4g प्लस t इक्वल टू 1, यानी इसमें जो है जीरो का x का कोफिशिएंट कितना है, 0, ठीक है। देन 4x माइनस 5y प्लस 8g माइनस 9t इक्वल टू k। आपको जो है क्या करना है, इस k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, इस k की वैल्यू फाइंड करना है। जब किस केस में, नो सॉल्यूशन, और कौन से केस के लिए फाइंड करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये दो केस हैं, इन दोनों केस के लिए आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे आप लोग जो है k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बताइए बेटा, फाइंड कर लेंगे आप लोग k की वैल्यू? जी सर। ठीक है, इसका जो है हमें k की वैल्यू जो है सेपरेट आप लोग सॉल्व निकाल करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। या फिर आप लोग जो है गूगल एक काम करेंगे, गूगल क्लासरूम में जो भी आंसर आएगा गूगल क्लासरूम में आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है फिर आता है आपका होमोजीनियस इक्वेशंस, और प्लस जो है एक चीज़ बताना था आपको, इसमें जो है प्रैक्टिस मेन है, ठीक है। आप जो है बुक हमने अपलोड कर दी है, उससे आप लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ जो है देखने से नहीं समझ में आती जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक मैथ नहीं आएगी। फिर आता है एक आप लोगों ने सुना होगा होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस ये क्या होती है? अब अभी तक जो है, इसके पहले आप जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे वो किस फॉर्मेट में होती थी हमारी लीनियर इक्वेशंस? ax इक्वल टू b, इस फॉर्मेट में होती थी, ठीक है। अब अभी तक जो है हमारी लीनियर इक्वेशन जो है, कह लीजिए हम इसमें सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था, इसमें जो है सारी इक्वेशंस इस फॉर्मेट में होती थी। किस फॉर्मेट में? ax इक्वल टू b, इस फॉर्मेट में गिवन होती थी। लेकिन अगर जो है यही इक्वेशन ax इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है, ठीक है, किस फॉर्मेट में होती है? ax इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तब हमारी इक्वेशन क्या कहलाएंगी? होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएंगी, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन जो है ax इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में गिवन है तो वो इक्वेशन जो है होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी, ठीक है। अब इसमें सी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देखिए इसमें सी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ए और बी को साथ में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला ये सब चीज़ें लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
इसमें सीधे आपको देखना है, कंपेयर करना है किससे, नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन जो है अगर सबसे पहले हम एक 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 की रैंक फाइंड करेंगे और फिर जो है उसको नंबर ऑफ अननोन से कंपेयर करेंगे। फिर जब हम रैंक से कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ अननोन को, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें सलूशन फाइंड होगा कि हमारा यूनिक सलूशन फाइंड होगा या इनफाइनाइट सलूशन फाइंड होगा। ठीक है, किस तरीके से हमारी इक्वेशंस निकलेंगी वो कंपेयर करने पर निकलेगा। किसके साथ कंपेयर करेंगे, रैंक के साथ में और नंबर ऑफ अननोन्स के साथ में। नंबर ऑफ अननोन्स आपको मालूम ही क्या होती है नंबर ऑफ अननोन, और रैंक भी आपको मालूम है रैंक कैसे निकाली जाती है। ठीक है, देन ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आज के लेक्चर में कुछ किसी को नहीं समझ में आया हो क्या, कोई टर्म नहीं समझ में आया हो तो वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं हमसे।